नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे भर्ती परीक्षा जो 2019 की थी भर्ती, उसकी परीक्षा और अब सब कुछ हो चुका है। अंतिम स्टेज में भर्ती पहुंच चुकी है। तो अब अंतिम स्टेज के से एक सेकंड लास्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाता है। तो हम मेडिकल तक ही मानते हैं कि ये, उसके बाद तो ज्वाइनिंग होना ही होना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कौन कौन से नहीं ले जाने हैं, और डॉक्यूमेंट्स में अगर आप अपने जो वेरिफिकेशन में आप अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाते तो क्या एक्शन होगा आपके लिए। तो इसी सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि आपके लिए अगर जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो उसमें क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको लेके जाने हैं। तो ये आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट देखेंगे तो ये आर्थिक रूप से पिछड़ो, यानी जो फीस में कंसेशन मांगते हैं, मतलब जो फीस की छूट मांगते हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो आप इसका प्रिंट निकाल के अपने ज़िले के किसी भी तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकारी से आप इसको अटेस्ट करवा सकते हैं। और उसके अलावा भी इसमें बताया है कि अगर आपके पास BPL यानी कि राशन कार्ड है, गरीबी रेखा से नीचे वाला, तो वो भी आप लगा सकते हैं। या फिर आप केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सांसद से ये भी आप लिखवा सकते हैं। या रेलवे द्वारा जारी इज्जत MST, इसके माध्यम से भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपकी पारिवारिक आय जो है 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो उसके बारे में, यानी कि आपने जो 500 रुपये फीस जमा करी थी उसमें छूट के बारे में है ये। तो जो भी इससे संबंधित है वो इसका प्रिंट आउट निकाल के इसका करवा सकता है। नहीं तो अगर उस पर राशन कार्ड है तो वो चल जाएगा, BPL कार्ड। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी EWS। जो अभी नया कंट्री रिजर्वेशन मिला है उनको बैक डेट से भी दे दिया गया है और आगे की डेट से भी दे दिया गया उनको मॉडिफिकेशन देके कि जिनका नहीं बन पाया था उनको बनवा ले। तो अभी भी ये है, अब तो इजीली बन जाता। शुरू शुरू में जब ये आया था तो अधिकारियों को मालूम नहीं था कि इसमें कौन कौन आता है, कैसे कैसे होता है। तो जो भी है ये भी आप तहसीलदार और उससे ऊपर के स्तर पे तहसीलदार या SDM से बनवा सकते हैं, जिसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। तो जो है इसके ऊपर से राजस्व अधिकारी से बनवा सकते हैं। और इसको बनवाने के बाद ये याद रहे कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, और अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप इसका प्रिंट आउट लेके आप इसी पे ही बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास है तो उसी को रिन्यू करवा लीजिए। फॉर्मेट एक ही होता है, फॉर्मेट अलग अलग नहीं होता है। फॉर्मेट एक ही होता है, फॉर्मेट अलग अलग नहीं होता है। 19-20 का अंतर होता है, लेकिन जो उसमें धाराएं होती है जिनके अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है वो सब सेम ही होता है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से इशू है तो वो समझ लीजिए आपका जेन्युइन है, लेकिन बस उसमें डेट याद रखिए कि 1 साल से पुराना ना हो। और ये सर्टिफिकेट ज़्यादा दिन वैलिड नहीं होते हैं। तो जो है इसके बाद OBC के जो भी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं उनको एक अलग से डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। सेल्फ डिक्लेरेशन वो वहीं पे देनी पड़ेगी। इस फॉर्मेट का प्रिंट आप निकाल के अपने यहाँ से करके साइन वाइन करके ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर यही होता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि जो है मैं नॉन क्रीमी लेयर हूँ, मतलब कि मैं संपन्न नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ और OBC का रिजर्वेशन चाहता हूँ। तो ये है इसका जो OBC का सर्टिफिकेट है। वो याद रखिए कि इसमें सेंटर और स्टेट का जानने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि ऊपर की तरफ जब हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर राज्य सरकार है तो वो लिखा रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के तहत नियुक्ति के लिए जो है अनपिछड़ा रिजर्वेशन इस तरीके से बताया जाता है। और भारत सरकार अगर लिखा होगा तो समझ जाइए कि आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, वो वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST। तो SC ST में आपको अच्छे से मालूम है कि SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो टोटली वैलिड होता है, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी जगह का हो, एक ही फॉर्मेट होता है उनका। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रिन्यू कराने की बात आए, वैसे तो इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तो ऑनलाइन हो गया है तो आराम से फटाफट बन जाता है, और नहीं भी है तो भी पुराना आपका चल जाएगा। क्योंकि SC ST सर्टिफिकेट के हर स्टेट का उसका फॉर्मेट सेम ही होता है और इसमें डेट का भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रिन्यू करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं कि आपका DV जो है अच्छे से हो जाए, जिसमें आपको फेल ना करा जाए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स है 10वीं 10th का सर्टिफिकेट जो है वो आपको अच्छे से मालूम है कि जो है इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है सबसे पहले ज़रूरी होता है 10th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट को आपको बताइए कि उसमें डेट ऑफ बर्थ और फादर मदर और आपका नाम मैच किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं 18.1 पैरे में। तो इसमें लिखा है दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए दस्तावेज सत्यापन के सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ, यानी आपकी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके दो सेट अटेस्टेड, यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके जाएंगे उनकी फ़ोटोकॉपी, उन पे आप अपने साइन करेंगे। जो है वो अब जो है उनका ट्रू कॉलर यानी कि स्कैन करके उसको आप जो है www.rb
rrbtv.in पे अपलोड करेंगे, ताकि जो है भविष्य में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट देखना हो तो वहाँ से उसको ऑनलाइन ही देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी है वो अंग्रेजी और हिंदी में होने चाहिए। अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में है तो उसको आपको ट्रांसलेट करवा के वेरीफाई या टेस्ट कराना पड़ेगा दोबारा। और दस्तावेज सत्यापन के समय जो है कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आपको मालूम है कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन में आप जाएंगे तो मूल रूप से दस्तावेज ले जाने पड़ेंगे, यानी ओरिजिनल, और उसको आप सीरियल से लगा लीजिएगा। जैसे कि अभी ये बता रहे हैं तो ये जन्म तिथि यानी मैट्रिक से क्या होता है कि आपका जो है नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और फादर मदर का नाम जो है इसके अंदर सब कुछ चेक हो जाता है। यानी ये कि ये जो समझो मास्टर सर्टिफिकेट होता है, इसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, सारा कुछ चेक होगा। उसके बाद जो है सेकंड है NCVT ITI सर्टिफिकेट। आपका देख पता ही है कि जिसने ITI करी है उसको ऐड कराना ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में प्रमोशन वगैरह में उसको फ़ायदा मिलता है इसका, और ट्रेड डेवलपमेंट में भी शायद वो फ़ायदा देते हैं। तो NCVT का सर्टिफिकेट, NSC का सर्टिफिकेट, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट जो भी है आपको दोनों जमा करने पड़ेंगे। अपने CCA कैंडिडेट्स के लिए उनके NSC के सर्टिफिकेट को मैंडेटरी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए वेबसाइट से। प्रिंट आउट के बिना जो है आपको चलेगा नहीं, क्योंकि आपको 1/3 उसका दिया गया है, तो उसमें आपको वेरीफाई कराना ही पड़ेगा। सर्टिफिकेट की बात करें तो SC ST का, OBC का और ये OBC नॉन क्रिमिनल, ये सारे सर्टिफिकेट हमने आपको बता ही दिए कि आपको उचित फॉर्मेट में बनवाना है। और अगर नहीं है तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसी पे बनवा सकते हैं। याद रहे कि जो भी है OBC में जो है ऊपर भारत सरकार के आरक्षित भर्तियों में रिजर्वेशन का लिखा होगा, और अगर स्टेट का पहचानना है तो उस स्टेट का नाम लिखा होगा। तो इस तरीके से जो है ये करना है। उसके बाद आगे बात करते हैं SBI चालान, यानी कि जिसने भी ऑनलाइन चालान के थ्रू यानी ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करी है उसको डाकघर की या बैंक की एक ऑफलाइन रसीद मिली होगी, उसको लेकर आना ज़रूरी है। उससे ये पहचान होता है कि इस बंदे ने जो है पेमेंट करी है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये सब का सारा हमारे काम की चीज़ है नहीं, ये सैनिक वैनिक से बात है। उसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट्स की अगर टिप्पणी पढ़ें तो वह उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों या सीमा में छूट चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आएँ, जैसे SC ST OBC और CCA रखा है। तो CCA कैंडिडेट विशेष रूप से अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाएं, एक भी नहीं, कि ऐसा नहीं कि उसके पास सर्टिफिकेट है मार्कशीट नहीं है, मार्कशीट है तो सर्टिफिकेट नहीं है। आप उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, और अगर नहीं होता है तो आप उसको दिल्ली जाके जो है NSC का यानी DGT का ऑफिस है वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो आपको निकाल के दे देंगे। तो जो है ये इस तरीके से आपको बताया है। और अन्य प्रारूप में, यानी कि जो है इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रारूप में डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं तो वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। और आपको पता ही कि अगर स्वीकार नहीं होगा तो आपके जो है उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है, आपको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ये फाइनल स्टेज है। इसके अगले दिन ही आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ता है। तो मेडिकल के लिए जाने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। मेन अगर हम बताएं तो अगर आपके पास ITI NSC कुछ भी नहीं है तो आपको 10th का सर्टिफिकेट, और अगर आप रिजर्वेशन नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ का तो आपका सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट से ही काम हो जाएगा, और कुछ नहीं। याद रहे 6 फ़ोटो लेके जानी है, यानी 12 फ़ोटो आप लेके जाएंगे। और अगर पहले वाली फ़ोटो ही है तो ज़्यादा बेटर है, और अगर नहीं है जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाई है तो आज की करंट की फ़ोटो लगवा लीजिए, यानी उसको निकलवा लीजिए। तो वो 12 फ़ोटो लेके जानी है आपको, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इनके 2 सेट बना के लेके जाने हैं, दोनों सेटों पे सेल्फ अटेस्ट करने हैं। और बाकी जो है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको बायोमेट्रिक होगा, कैमरे से फ़ोटो खिंचाएगी, तब आपको अंदर एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने के बाद आपको बिठाया जाएगा, चाहे DRM ऑफिस हो चाहे वो वर्कशॉप हो, वहाँ पे आपको अपने सेट बनाने हैं। आप स्टेपलर वगैरह लेके जाइए, आपको वहाँ सेट बनाने हैं। सेट बनाने के बाद आपको नंबर वाइज बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल देखेंगे और एक कॉपी ले लेंगे सेट। उसको लेने के बाद आपको भेज दिया जाएगा। मेडिकल की एक फ़ीस होगी, फ़ीस को आपको देनी पड़ेगी, वहाँ 100-150 रुपये के करीब है, वो फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद एक आपको रिसिप्ट काट के दे देंगे, और जो है उसको लेके आपको मेडिकल मीमो बना के देंगे रिसिप्ट के साथ, और वो आपको लेके दोनों वहाँ पे जाना पड़ेगा रेलवे हॉस्पिटल, और वहाँ फिर आपका मेडिकल होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। हम आगे मेडिकल पे चर्चा करेंगे कि मेडिकल में आपको क्या क्या टेस्ट होगा और क्या क्या जाँचें होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, उसका आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स को उसके फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़रूरी है। आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, तो आप रिस्क ना लें। और अगर नहीं है तो ऑनलाइन अप्लाई कर दे, अगर बन जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन बनाने की कोशिश कर लें। ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है, ऐसी बात नहीं है, जहाँ ऑनलाइन होता है वहाँ ऑफलाइन भी होता है। और रिन्यू में अधिकतर ऑफलाइन ही बन जाता है कुछ स्टेट्स में। तो आपको ये सब करना है और ज़्यादा देर नहीं लगानी है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। हर स्टेट हर RRB का आने लग गया है,
तो कभी भी किसी भी समय आपकी भी RRB भी का आ सकता है, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें और अच्छे से जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दें। और रेलवे में आपका स्वागत है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ फ्यूचर। थैंक यू।